हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है, एक और एक्साइटिंग कंबाइंड चैप्टर 36 to 40 का स्पेशल कॉम्बो। इस पार्ट में आने वाला है ध्रुव का सबसे खास दिन, उसका बर्थडे, जहां आरोही और उसके दोस्तों ने मिलकर प्लान किया एक हार्ट टचिंग सरप्राइज, और ध्रुव के लिए वो पल हमेशा के लिए यादगार बन गया। बर्थडे के बाद सभी फ्रेंड्स एग्जाम के स्ट्रेस को भूलने के लिए ट्रिप प्लान करते हैं, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब टीचर की तरफ से होता है एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज टूर मनाली की रोमांटिक हवाओं में। सब एक्साइटेड होते हैं, लेकिन ध्रुव का गुस्सा और उसका बस से ना जाना ये सबके लिए बन जाता है एक इमोशनल चैलेंज। और दूसरी तरफ तनीषा के नॉटी प्रैंक से कुणाल होता है सुपर एंग्री, पर तनीषा के क्यूट तरीके से उसका मना लेना लाता है फन और रोमांस का परफेक्ट तड़का। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जो फ्रेंडशिप, प्यार, मस्ती और थोड़ी सी तन्हाई का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 36। ध्रुव स्क्रीन की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी अचानक से स्पॉटलाइट ध्रुव के चाचा और चाची पर पड़ी और बड़ी स्क्रीन पर ध्रुव के साथ उनकी पुरानी तस्वीरें चलने लगी। कभी समुद्र किनारे परिवार के साथ पिकनिक पर, कभी त्योहारों पर एक साथ हंसते हुए। हॉल की हल्की सुनहरी लाइटिंग में सजी हुई ये तस्वीरें पूरे माहौल को और भावुक बना रही थी। अमरीश जी ने मुस्कुराते हुए माइक पकड़ा और थोड़ा सा रुके, मानो शब्द ढूंढ रहे हों। उन्होंने अब कहना शुरू किया। अब मैं क्या कहूँ तुझसे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कभी तुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तू तो हमेशा से परफेक्ट रहा है, और तू सभी बच्चों में से मेरा सबसे फेवरेट बच्चा है, तुझे पता है ना। ध्रुव हल्के से मुस्कुराया और सिर्फ सिर हिलाकर जवाब दिया। उसके चेहरे पर भाव तो थे, लेकिन आंखों में वो गहराई थी जो सिर्फ करीबी ही समझ सकते थे। तभी रागिनी जी ने अपने पति के हाथों से माइक झट से ले लिया और उन्हें घूरते हुए बोली, ओहो, ये क्या कह रहे हो आप? पहले दीदी ने आज के दिन भी इतनी इमोशनल बातें करके बेचारे मेरे ध्रुव को इमोशनल कर दिया, और अब आप भी पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। उनकी बात सुनकर सब हंस पड़े। अमरीश जी ने हल्के से मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, मुझे नहीं आता ये सब, तुम ही कह लो। रागिनी जी ने मुस्कुराते हुए माइक पकड़ा और ध्रुव की तरफ देखकर बोली, सबसे पहले तो मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे ध्रुव। मैं चाहती हूँ कि आज भगवान से जो कुछ भी तू मांगे, जिसे भी मांगे, वो तुझे मिले। वो थोड़ी देर चुप हुई, फिर गहरी सांस लेकर बोली, बेसिकली आज तुम्हारा बर्थडे है तो तुझे मुझसे कुछ मांगना चाहिए, लेकिन आज मैं तुझसे कुछ मांगना चाहती हूँ। अब उन्होंने धीरे से सवाल किया, तो क्या तू मुझे वो देगा? ध्रुव की मुस्कान थोड़ी और गहरी हुई। उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, पर सवाल नहीं किया, यही उसकी आदत थी। अचानक स्पॉटलाइट बदल गई और अब वो कार्तिक, सार्थक और प्रांजलि पर गिरी। बड़ी स्क्रीन पर चारों की बचपन से अब तक की यादें चलने लगी, कभी रेत के किले बनाते हुए, कभी स्कूल के फंक्शन में, कभी परिवार की शादियों में शरारत करते हुए। ध्रुव की नजर जैसे ही प्रांजलि पर पड़ी, वो एक पल को चौंक गया, लेकिन तुरंत अपने चेहरे पर वही शांत मुस्कान ले आया। सबसे पहले सार्थक ने बोलना शुरू किया, ध्रुव, तुझे तो पता ही है कि मुझे बचपन से ही इस बात की थोड़ी सी जलन होती थी कि मॉम तुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। इनफैक्ट आज भी होती है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। आई नो, जब मुझे तुझे समझना चाहिए था, तेरी हेल्प करनी चाहिए थी, तब मैं नहीं कर पाया। तो क्या तू उस बात के लिए अपने भाई को माफ करके पहले की तरह हो सकता है? ध्रुव की आंखें एक पल को चमकी। उसने बिना कुछ कहे बस सिर हिलाकर हाँ कर दी। उसके लिए ये उसका प्यार जताने का तरीका था, कम शब्द, गहरे एहसास, और वो वाकई अपने भाई से नाराज नहीं था। अब कार्तिक ने माइक लेकर कहना शुरू किया, मैं ना तुझसे कुछ नहीं कहूंगा, बस तेरी सारी कंप्लेन करूंगा, क्योंकि वैसे कोई नहीं सुनता मेरी, लेकिन आज सब सुनेंगे। सबको पता चलना चाहिए कि तू अपने बड़े भाई को कितना परेशान करता है। कभी कभी तो इतना गुस्सा करता है कि मेरा तो यहाँ से भाग जाने का मन करता है। अरे भाई, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, थोड़ी तो रिस्पेक्ट कर। फिर मुस्कुराकर बोला, भले ही हम भाई कम दोस्त ज्यादा हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तू मुझे हमेशा डरा के रखेगा। कार्तिक अब आंखें तरेड़ते हुए बोला, तो बोल, मेरी रिस्पेक्ट करेगा ना अब से? ध्रुव ने हल्की मुस्कान दी और जानबूझकर ना में सिर हिला दिया। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। कार्तिक का मुंह बन गया और सब हंसते रहे। अब प्रांजलि ने माइक लेकर कहना शुरू किया, मुझे ना मेरे भाई से कोई कंप्लेन नहीं है। मेरे ध्रुव भाई वर्ल्ड के बेस्ट भाई हैं।
भाई, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरी हर जिद पूरी करते हैं, तो आप वादा कीजिए कि आगे भी ऐसे ही मेरी हर जिद पूरी करेंगे और मुझसे इतना ही प्यार करेंगे। बताइए भाई, करेंगे ना? ध्रुव के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया और सभी लाइट्स एक साथ जल उठी। ध्रुव सीधा अपनी माँ रिद्धिमा जी के पास गया। उन्हें गले लगाते हुए धीमे स्वर में बोला, जब आपके जैसा इतना प्यार करने वाला इंसान मेरे साथ हो तो मैं कभी दुखी रह सकता हूँ? आपके होते हुए मैं कभी अकेला महसूस कर सकता हूँ? रिद्धिमा जी की आंखें भर आईं। उन्होंने नामे सिर हिलाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, और मैं तुझे कभी अकेला महसूस करने भी नहीं दूंगी। तुझे हर वो खुशी दूंगी जो तुझे चाहिए होगी। ध्रुव अब अपने पापा अरविंद जी की तरफ बढ़ा। उसने उनके पैर छुए और गले लगते हुए कहा, डैड, आप मेरे साथ स्ट्रिक्ट सिर्फ मेरी भलाई के लिए ही तो रहे। आई नो दैट। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। आप सोचते होंगे कि मैं आपसे कुछ नहीं मांगता तो शायद नाराज हूँ, लेकिन असल में बात यह है कि आपने बिना मांगे ही मुझे सब कुछ दे दिया, इतना कि मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसकी बातें सुनकर हॉल एकदम शांत हो गया। अरविंद जी की आंखों में गर्व और हल्की नमी थी। उन्हें वाकई उसे एक बात के लिए पछतावा था कि जब ध्रुव ने कितनी उम्मीद से उनसे हेल्प मांगी थी और वो ध्रुव की चाह कर भी मदद नहीं कर पाए थे। वो बस अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने ध्रुव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, फिर भी मुझसे हक से कुछ मांग लिया कर बेटा, मुझे अच्छा लगेगा। और हैप्पी बर्थडे माय सन। ध्रुव ने फीकी सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी कसक थी। कोई बात जो वो कह नहीं पा रहा था। उसकी और उसके पापा के बीच एक अनकही दूरी थी जो आज भी पूरी तरह मिट नहीं पाई थी। हालांकि कोशिशें दोनों तरफ से थी, लेकिन कुछ कुछ बातें दिल में तीर की तरह अटकी ही रहती हैं। ध्रुव अपने दादा दादी के पास गया। उनके पैर छूते हुए मुस्कुराकर बोला, आप दोनों से मैं क्या कहूँ, आप वर्ल्ड के बेस्ट दादा दादी हैं। ये कहकर वो उन्हें गले लग गया। फिर अलग होकर हल्के से हंसते हुए बोला, आप मुझे कुछ दें और मैं ना लूं, ऐसा हो सकता है क्या? आपकी डांट भी मैं खुशी खुशी ले लेता हूँ, तो ये प्यारा सरप्राइज तो मैं बिल्कुल मिस नहीं कर सकता था। ध्रुव अब अपने चाचा और चाची के पास गया। उनके पैर छूकर उन्हें गले लगाकर बोला, चाचू, मैं ही हूँ आपका फेवरेट, थैंक यू। अमरीश जी मुस्कुराए। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, इसमें थैंक यू की क्या बात है, तू है मेरा फेवरेट, बस है। ध्रुव उनसे अलग हुआ और उसने रागिनी जी से कहा, चाची, आपको मुझसे कुछ भी मांगने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे हक से मांग सकती हैं। बताइए, आपको क्या चाहिए? रागिनी जी ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, अभी नहीं ध्रुव, वक्त आने पर मांग लूंगी। ध्रुव ने सिर झुकाकर कहा, आप मुझसे कभी भी कुछ भी मांग सकती हैं। इसके बाद वो सार्थक के पास गया। उसे गले लगाते हुए धीमे स्वर में बोला, भाई, आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। आपकी कोई गलती नहीं थी। अगर आपकी जगह उस वक्त मैं होता, शायद मैं भी यही करता। मैंने आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया था। आपको मुझसे माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सार्थक के चेहरे पर सुकून की मुस्कान आ गई। फिर ध्रुव कार्तिक की ओर बढ़ा और उससे बोला, मेरी कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा। मैं जैसे तुझे पहले परेशान करता था वैसे ही आगे भी करूंगा। और रिस्पेक्ट, वो तो तू भूल ही जा। ध्रुव हंस पड़ा। कार्तिक ने मुंह बनाया। उसका चेहरा देख ध्रुव ने उसे गले लगाते हुए कहा, हाँ, लेकिन एक काम हो सकता है। मैं तुझ पर गुस्सा करना थोड़ा कम कर दूंगा। कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला, अरे यही मेरे लिए काफी है। कम से कम थोड़ी इज्जत तो रह जाएगी मेरी। ध्रुव अब प्रांजलि के पास गया और उसे देखते हुए प्यार से बोला, तू ना सच में पूरी पागल है। मेरा प्यार तेरे लिए कभी भी कम हो सकता है भला। उसने अब उसको अपने गले लगा लिया। प्रांजलि ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता था। ध्रुव ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया, फिर भी ये मांग लिया? वो शरारत से आंख मारते हुए बोली, वो इसीलिए, अगर फ्यूचर में आपको किसी से प्यार हो गया तो फिर मैं क्या करूंगी? हर चीज के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए। ध्रुव उसके सिर पर हल्के से मारते हुए बोला, पागल, ऐसा कभी नहीं होगा, समझी? अब ध्रुव बाकी सब की तरफ मुड़ते हुए बोला, वैसे ये सब आपने कब प्लान किया? उसकी आवाज में हल्की सी जिज्ञासा और खुशी थी। तेरे जाने के बाद। स्टेज के पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। ध्रुव की आंखें सिकुड़ गई।
स्टेज के पीछे से कुणाल हाथ में माइक लिए बाहर आता दिखा। उसके चेहरे पर वो शरारती मुस्कान थी जो अक्सर ध्रुव को चिढ़ाती थी। कुणाल को वहां अचानक देखकर ध्रुव एकदम ठिठक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, चेहरे पर हैरानी के साथ हल्की सी नाराजगी साफ झलक रही थी। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसने कुणाल की तरफ देखा और भारी आवाज में कहा, कुणाल, तू यहाँ और ये सब? कुणाल हमेशा की तरह शरारती मुस्कान के साथ बोला, हाँ, मैं ही हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं। इतना कहते ही वो साइड में हट गया। अगले ही पल स्पॉटलाइट पीछे खड़ी 3 खूबसूरत लड़कियों पर पड़ी, आरोही, तनीषा और निकिता। तीनों मुस्कुराती हुई नजर आईं, लेकिन आरोही की आंखों में एक अलग सी चमक थी। ध्रुव की सांसें जैसे थम सी गई। उसकी नजरें सीधे आरोही पर जाकर टिक गई। बाकी 2 लड़कियों को तो उसने जैसे देखा ही नहीं। चेहरे पर शौक साफ नजर आ रहा था। उसने हैरानी से कहा, आरोही, तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें कोई जरूरी काम है, और अब तुम यहाँ पार्टी में? उसकी आवाज धीमी लेकिन तीखी थी। आरोही कुछ बोलने ही वाली थी कि कुणाल बीच में कूद पड़ा। अरे मिस्टर डिटेक्टिव, इतनी पूछताछ बाद में करना। असल में ये पूरा जरूरी काम इसी सरप्राइज पार्टी का हिस्सा था। ध्रुव की भौहें और तन गई। उसने हैरानी से सवाल किया। मतलब? कुणाल ने हाथ उठाते हुए समझाने के अंदाज में कहा, मतलब ये कि ये पूरी पार्टी आरोही ने ही प्लान की थी। उसने सोचा कि अगर तुम्हारे घर पे पार्टी हो तो तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि तुम घर पर ही रहते तो हम तैयारी कैसे करते। इसलिए हमने प्लान बनाया कि मैं, तनीषा और निकिता तुम्हें किसी बहाने से बाहर ले जाएं और इसी बीच आरोही तुम्हारी फैमिली के साथ मिलकर सब अरेंजमेंट करे। कुछ पल चुप रहने के बाद कुणाल ने फिर से कहा, लेकिन तूने तो उसकी बात का बिल्कुल उल्टा मतलब निकाल लिया और सीधा नाराज हो गया। तुझे क्या लगता है कोई तुझसे झूठ बोलेगा? ध्रुव को चेहरा थोड़ा ढीला पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी हल्की सख्ती थी। वो चुपचाप सब सुनता रहा। कुणाल ने हंसते हुए आगे कहा, और ये जो खूबसूरत सजावट देख रहा है ना, ये सब आरोही का आइडिया है। भाई मानना पड़ेगा, उसने आज सबका दिल जीत लिया। ध्रुव का ध्यान सिर्फ आरोही पर था। उसने धीरे से उसकी तरफ कदम बढ़ाए। आरोही ने उसकी ओर देखा, लेकिन तुरंत ही चेहरा घुमा लिया। ध्रुव उसके सामने खड़ा होकर धीमी आवाज में बोला, इतनी मेहनत की और अब मुझे ही इग्नोर कर रही हो? आरोही ने होंठ दबाए, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसकी चुप्पी ने ध्रुव को और बेचैन कर दिया। कुछ पल की खामोशी के बाद ध्रुव ने गहरी सांस ली और अचानक उसे अपनी बाहों में खींच लिया। पूरा हॉल एक पल को जैसे थम गया। सभी की आंखें चौड़ी हो गई। चैप्टर 37। ध्रुव ने पहली बार सबके सामने बिना किसी हिचकिचाहट के आरोही को गले लगाया था। उसके लिए बहुत बड़ा कदम था। एक ऐसा इंसान जो अपनी फीलिंग्स दुनिया से छिपाकर रखता था, आज सबके सामने उसे यूं थामे खड़ा था। आरोही बिल्कुल सन्न रह गई। वो पल भर के लिए समझ ही नहीं पाई कि कैसे रिएक्ट करे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे उसका दिल उसके मुंह से निकलकर बाहर आ ही जाएगा। उसकी सांसें अनियंत्रित थी और वो एकदम स्टैचू की तरह खड़ी रह गई। उसके कानों में सिर्फ अपने दिल की तेज धड़कन की आवाज गूंज रही थी। कुणाल ने तनीषा को हल्के से कोहनी मारी और फुसफुसाया, देखा, मिस्टर स्टोनहार्ट आखिरकार पिघल ही गए। वाकई इसके मूड को ठीक करने का टैलेंट स्पेशली आरोही के पास भी आ ही गया। तनीषा ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुरा दी। ध्रुव ने जब उसे अपनी बाहों में लिया था तो आरोही के लिए वो पल जैसे समय को रोक देने वाला था। कुछ सेकंड बाद ध्रुव ने उसे धीरे से अपने से अलग किया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो बहुत नॉर्मल और हल्के अंदाज में बोला, थैंक यू आरोही, मेरे लिए इतना सब करने के लिए, और सुबह के बिहेवियर के लिए सॉरी। इतना कहते हुए उसने दोनों हाथों से अपने कान पकड़ लिए और क्यूट सा पपी फेस बनाया। उसकी ये हरकत देखकर सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आरोही, जो अभी तक पूरी तरह से शॉक में थी, अचानक ही उसकी इस हरकत पर हंस पड़ी। उसकी हंसी में एक हल्की सी राहत और सुकून झलक रहा था। आरोही मुस्कुराते हुए बोली, आज तुम्हारा बर्थडे है तो मैंने तुम्हें माफ किया। तुम भी क्या याद रखोगे कि तुम्हें कितनी अच्छी फ्रेंड मिली है। उसके इस जवाब पर सब जोर से हंस पड़े। ध्रुव ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर मुस्कुराते हुए नजरें फेर ली। उसका दिल मानो अंदर से हल्का हो गया था, लेकिन उसने उसे जाहिर नहीं होने दिया। आरोही ने अब सवाल किया, तुमने बताया नहीं, सरप्राइज कैसा लगा? ध्रुव ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा ये सरप्राइज ठीक था। आरोही ने नजरें झुका ली और धीमे स्वर में बोली, बस
तुम्हें खुश देखना चाहती थी, पर ये नहीं पता था इससे पहले तुम्हारी डांट सुननी पड़ेगी। ध्रुव ने उसके चेहरे को गौर से देखा और हल्के से सख्त लहजे में कहा, तो तुमसे किसने कहा था मुझे पहले गुस्सा दिलाने के लिए? पर कोई नहीं, इस बार माफ किया, लेकिन अगली बार ऐसे रिस्क मत लेना। ध्रुव की बात सुनकर आरोही ने एक पल को उसे घूरा, फिर हल्के से मुस्कुराकर बोली, तो इसका मतलब तुम्हें ये सरप्राइज पसंद आया? ध्रुव ने हल्की सी आंखें घुमाई लेकिन कुछ बोला नहीं, पर उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल भी आ चुकी थी, जो आरोही की नजरों से भी नहीं छुपी थी। अब ध्रुव सीधा कुणाल के पास गया और उसे गले लगाते हुए बोला, थैंक यू मेरे लिए इतना सब करने के लिए, और थैंक यू मुझे आरोही से दोस्ती करने के लिए समझाने के लिए। वो वाकई बहुत अच्छी है, सच में थैंक यू। कुणाल हंसते हुए बोला, बस कर भाई, रुलाकर ही मानेगा क्या? ध्रुव हल्के से न में सर हिलाकर बोला। नौटंकी। इसके बाद ध्रुव निकिता और तनीषा के पास गया, दोनों को भी एक साथ हल्के से हग करते हुए बोला, थैंक यू तुम दोनों को भी इतने अच्छे सरप्राइज के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग ये सब भी करोगे। अब ध्रुव उन सब की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, बिग थैंक यू आप सभी को। रिद्धिमा जी मुस्कुराते हुए उसके पास आकर बोली, अब केक भी कट करेगा या सबको बस थैंक यू ही कहता रहेगा? ध्रुव ने शरारत भरी मुस्कान के साथ उन्हें गले लगाकर कहा, जैसा आप कहें मेरी मदर इंडिया। सब हंस पड़े। उसी समय मेड एक बड़ी सी पाइनएप्पल फ्लेवर की केक लेकर आई। केक पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। ध्रुव ने केक काटा। सबसे पहले उसने अपने मॉम डैड, फिर दादा दादी, चाचा चाची, सार्थक, कार्तिक, प्रांजलि, आरोही, कुणाल, तनीषा और निकिता को केक खिलाया। इसके बाद सबने भी उसे केक खिलाया। पूरा हॉल खुशी और हंसी से गूंज उठा। कुछ देर बाद सबने उसे गिफ्ट्स दिए। ध्रुव गिफ्ट्स लेते हुए हल्की मुस्कान दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी हल्की सी झिझक थी। वो ज्यादा इमोशन दिखाने में सहज नहीं था, इसीलिए बस इतना बोला, थैंक यू सबको, सच में ये बर्थडे स्पेशल बना दिया। अगले दिन सभी अपनी क्लास में बैठे दूसरा लेक्चर स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे। आरोही सबको देखते हुए बोली, तो तुम लोगों की तैयारियां हो गई? कुणाल अपने मोबाइल में बिजी था। उसने बिना ऊपर देखे कहा, किस बात की तैयारियां? आरोही ने उसका मोबाइल छीनते हुए आंखें तरेरते हुए कहा, अरे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स आने वाले हैं, उनकी। कुणाल ने मुंह बनाते हुए कहा, ओह अच्छा, हाँ शुरू कर दिए, हो ही जाएगी कुछ दिनों में। आरोही ने उसका मोबाइल वापस करते हुए कहा, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम सभी कॉलेज खत्म होने के बाद 1-2 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ाई करें। इससे हमारी प्रिपरेशन भी सही हो जाएगी। बोलो क्या कहते हो तुम लोग ग्रुप स्टडी के लिए? ध्रुव, जो अब तक चुपचाप अपने बुक्स में व्यस्त था, उसने नजरें उठाकर कहा, आइडिया अच्छा है, कम से कम इसी बहाने ये हम लोगों के साथ ही सही पढ़ तो लेगा। ध्रुव ने कुणाल की तरफ इशारा करते हुए कहा था। बाकी सब ठहाका मारकर हंस पड़े, लेकिन कुणाल गुस्से में बोला, ध्रुव तू हमेशा मेरा मजाक ही क्यों उड़ाता रहता है? मैं पढ़ता हूँ, ठीक है? ध्रुव ने जानबूझकर मासूम चेहरा बनाकर कहा। सच में? तू पढ़ता भी है? कुणाल ने उसे गुस्से से घूरा। अबे। आरोही बीच में हंसते हुए बोली, ओके तो ये तय रहा, आज से कॉलेज के बाद लाइब्रेरी में सब साथ पढ़ेंगे। तनीषा ने कुछ सोचते हुए अचानक से कहा, ओके ठीक है, पढ़ाई तो हो ही जाएगी, लेकिन हमने एक बार डिस्कस किया था कि एग्जाम्स के बाद कहीं बाहर घूमने का प्लान करेंगे, उसका क्या हुआ? आरोही नामी सर हिलाते हुए बोली, तू भी ना तनु, अभी एग्जाम स्टार्ट भी नहीं हुए और तू उन्हें खत्म करने पे आ गई। एनीवेज, एग्जाम्स खत्म होने के बाद चलेंगे ना हम सब फ्रेंड्स मिलकर एक ट्रिप पर? कुणाल ने झट से कहा, हाँ राजस्थान चलेंगे। तनीषा तुरंत उसकी बात काटते हुए बोली, नहीं जम्मू कश्मीर। कुणाल उसे समझाते हुए बोला, पर राजस्थान में कल्चर है, हिस्ट्री है, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तनीषा भी उसे समझाते हुए बोली, लेकिन कश्मीर में बर्फ है, एडवेंचर है। दोनों की बहस शुरू हो गई। आरोही ने अपना सर पकड़ लिया और उन्हें रोकते हुए बोली, रुको तुम दोनों, अभी से क्यों लड़ रहे हो? एग्जाम्स खत्म होने के बाद डिसाइड कर लेंगे। निकिता चुपचाप सब देख रही थी। अचानक उसने रहस्यमयी अंदाज में कहा, क्या पता डिसाइड करने की जरूरत ही ना पड़े। सभी उसे देखने लगे। तनीषा ने हैरानी से कहा, क्या मतलब है तेरा? बिना डेस्टिनेशन डिसाइड किए हम कैसे कहीं जाएंगे? निकिता तनीषा को देखकर अपनी बात क्लियर करते हुए बोली, अरे मैंने ऐसा कब कहा कि डेस्टिनेशन नहीं होगी? तनीषा कंफ्यूज होकर बोली, निक्की क्या तू भी बातें गोल गोल घुमा रही है? साफ साफ बता।
निकिता सबको देखकर बोली, अरे मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है एग्जाम्स के बाद हम लोगों को डेस्टिनेशन डिसाइड करने की जरूरत ना पड़े। आरोही हैरानी से बोली, और वो क्यों? तू सही से बता ना, इतना बात को क्यों घुमा रही है? निकिता मुस्कुराते हुए बोली, अरे मेरा मतलब ये कि शायद एग्जाम्स के बाद कॉलेज का टूर जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हमें डेस्टिनेशन खुद चुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, टूर पर ही चलेंगे, उसमें ज्यादा मजा आएगा। तनीषा की आंखें चमक उठी। उसने एक्साइटेड होकर कहा, सच में कॉलेज टूर पर जाएगा? निकिता ने सिर हिलाते हुए कहा, सुनने में तो यही आया है। आरोही ने कहा, अच्छा अगर ऐसा हुआ तो बढ़िया है, लेकिन अभी का फोकस स्टडीज पर होना चाहिए, ओके? सबने हामी भरी। तभी प्रोफेसर क्लास में आ गया और लेक्चर शुरू हो गया। अब सबका रूटीन फिक्स हो गया था। क्लास अटेंड करने के बाद सीधा लाइब्रेरी। कुछ ही दिनों में उनके सेमेस्टर एग्जाम्स शुरू हो गए। सबने बहुत मेहनत की और अच्छे से एग्जाम्स दिए। आखिरकार एग्जाम्स खत्म हुए और सबने राहत की सांस ली। एग्जाम्स खत्म होने के बाद सभी कैंटीन में बैठे बातें कर रहे थे। तनीषा ने खुश होकर कहा, फाइनली ये एग्जाम्स खत्म हुए। आरोही ने भी राहत की मुस्कान देते हुए कहा, हाँ, और इस बार सबने मेहनत की है, अच्छे नंबर आएंगे। कुणाल बोला, नंबर तो पक्के अच्छे आएंगे। तनीषा अचानक उत्सुकता से बोली, अब बताओ हमारी ट्रिप का क्या हुआ? आरोही मुस्कुराकर बोली, मैं यही सोच रही थी कि तनु ने अब तक ट्रिप की बात क्यों नहीं की। ध्रुव जो इतनी देर से चुप था, आरोही की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, लो अब बोल भी दी। सब हंसने लगे। आरोही ने हंसते हुए कहा, ठीक है तो सब अपनी जगह बताओ, कौन कहाँ जाना चाहता है? जो जगह सभी को सही लगेगी वहीं चलेंगे। कुणाल सबको देखकर बोला, मैंने तो पहले ही अपनी जगह बता दी थी, हमें राजस्थान जाना चाहिए। तनीषा भी झट से बोली, मेरे हिसाब से कश्मीर जाना चाहिए, वहाँ बर्फ होगी, काफी मजा आएगा। निकिता को चुप देख आरोही ने उससे सवाल किया, तू भी बताना निक्की, तू कहाँ चलना चाहती है? निकिता मुस्कुराकर बोली, मेरा शिमला जाने का मन है। आरोही ने ध्रुव की तरफ देखते हुए सवाल किया, और तुम कहाँ जाना चाहते हो? तुमने नहीं बताया। ध्रुव अपनी कॉफी पीते हुए मोबाइल में देखते हुए ही बोला, मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, तुम्हें लोग डिसाइड कर लो, जहाँ पर डिसाइड हो जाएगा वहीं पर चल लूंगा। आरोही ने फिर से कहा, तो ये बता दो तुम्हें इन तीनों की सिलेक्ट की हुई जगह में से कौन सी ठीक लगी? ध्रुव ने एक नजर उन तीनों को देखकर कहा, आई थिंक हमें ठंडी बर्फ वाली जगह चलना चाहिए, इस टाइम घूमने में वहाँ ज्यादा अच्छा लगेगा। तनीषा खुश होकर बोली, तो कश्मीर बेस्ट है ना? ध्रुव ने शांत लहजे में कहा, कश्मीर में इस टाइम बारिश और ठंड ज्यादा होगी, हम घूम नहीं पाएंगे, मुझे लगता है शिमला ठीक रहेगा। ध्रुव की बात सुनकर आरोही कुणाल की तरफ देखकर सवाल किया, कुणाल, शिमला चलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुम्हें? कुणाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वहाँ भी चल सकते हैं, काफी अच्छी जगह है शिमला। अब आरोही तनीषा से बोली, तनु, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना शिमला चलने में? तनीषा हंसते हुए कहा, नहीं, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो बर्फ वाली जगह जाना था, अब चाहे वो कश्मीर हो या शिमला, क्या फर्क पड़ता है? सबकी हाँ मिलते ही आरोही ने कहा, परफेक्ट, तो ये डिसाइड रहा, हम सभी शिमला जा रहे हैं, नेक्स्ट वीक सही रहेगा ना? सभी ने हाँ में सर दिया और ट्रिप अगले हफ्ते फाइनल हुई। उसके बाद सभी अपना नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने के लिए क्लास में चले गए। लेक्चर के बाद प्रोफेसर आए और बोले, स्टूडेंट्स, मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है। हर साल की तरह इस साल भी हमारा कॉलेज टूर पर जा रहा है और इस बार टूर मनाली जाएगा। ये खास तौर पर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। सभी स्टूडेंट्स शोर मचाने लगे। प्रोफेसर ने हाथ उठाकर चुप कराया और अपनी बात जारी रखी। टूर अगले हफ्ते निकलेगा। जो भी स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं वो आकर अपने नाम दर्ज करवा दें। फीस की जानकारी भी तभी दे दी जाएगी। और हाँ, ये बात आपको पहले नहीं बताई गई थी ताकि एग्जाम्स के बाद ये आपके लिए सरप्राइज रहे। इतना कहकर प्रोफेसर चले गए। आरोही चारों को देखकर बोली, तू अब क्या सोचा है, टूर पर चलें? तनीषा की आंखें चमक उठी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ प्लीज गाइज, मनाली का टूर बहुत मजेदार होगा। कुणाल ने भी हामी भरी। मुझे भी लगता है तनीषा सही कह रही है। निकिता बोली, हाँ मुझे भी टूर पर ही जाना है। ध्रुव चुपचाप बैठा रहा, फिर हल्की आवाज में बोला, मनाली ठीक है, कोई बुराई नहीं है वहां भी चलने में। आरोही ने मुस्कुराकर कहा, तो ये फाइनल है, अब हम शिमला नहीं मनाली जाएंगे।
सबके चेहरे पर उत्साह था, लेकिन ध्रुव का चेहरा पढ़ पाना मुश्किल था। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी, जैसे वो इस टूर को लेकर किसी गहरे प्लान में हो। चैप्टर 38। टूर का ऐलान होते ही पूरे कॉलेज में एक अलग ही हलचल मच गई थी। सभी स्टूडेंट्स के बीच एक्साइटमेंट साफ झलक रहा था। हर कोई अपने अपने ग्रुप के साथ ट्रिप की बातें कर रहा था। कौन कौन जाएगा, क्या पैक करेगा और वहां जाकर क्या मस्ती करेगा। ध्रुव, आरोही, कुणाल, तनीषा और निकिता के ग्रुप में भी इस टॉपिक पर खूब चर्चा हो रही थी। सभी ने तय किया कि सबसे पहले वे प्रोफेसर के पास जाकर अपने नाम रजिस्टर करवा देंगे। प्रोफेसर के कैबिन में पहुंचते ही आरोही ने कुछ सोचकर झिझकते हुए सवाल किया, सर, ये टूर पर जाने के लिए हम किससे जाएंगे? प्रोफेसर ने चश्मा ठीक करते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, कॉलेज बस से। ध्रुव, जो अब तक बस खामोश खड़ा था, ये सुनकर हल्का सा भौहें चढ़ाकर बोला, बस? लेकिन सर, ये ट्रिप तो काफी लंबी होगी। कॉलेज बस से इतनी दूर सफर करना सही रहेगा क्या? उसकी आवाज में हैरानी के साथ साथ एक अजीब सा तिरस्कार भी झलक रहा था, जैसे वो बस शब्द को ही अपनी शान के खिलाफ मानता हो। प्रोफेसर ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, इसीलिए तो बस से जाएंगे ध्रुव। जब ट्रिप लंबी होगी और सभी साथ में होंगे तो मजा भी ज्यादा आएगा। जो मजा बस से ट्रैवल करने में है वो ट्रेन, प्लेन या कार में कहाँ। उन्होंने ये कहते हुए अपनी बात खत्म की और बाकी स्टूडेंट्स की तरफ देख मुस्कुराए। ध्रुव ने हल्की सी स्मर्क दी, लेकिन कुछ कहा नहीं। क्लासरूम में लौटते ही ननीशा ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, अरे यार, ट्रिप पर जाना तो मैंने सोचा था, पर ये नहीं सोचा था कि हमें बस से जाना होगा। मैंने आज तक कभी भी बस में ट्रैवल नहीं किया, अब कैसे करूंगी? आरोही ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं किया तो अब कर लेंगे, वैसे भी लाइफ में हर चीज पहली बार ही होती है। उसकी बात सुनकर निकिता और कुणाल ने सहमति में सिर हिला दिया, लेकिन ध्रुव, वो चुपचाप बैठा रहा, चेहरे पर साफ नापसंदगी के भाव के साथ। कुछ देर बाद उसने अचानक तीखे लहजे में कहा, लेकिन मैं बस में कैसे ट्रैवल करूंगा? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है ऐसी ट्रिप में। तुम लोग जाना चाहते हो तो जाओ, मुझे मत घसीटो इसमें। उसकी बात सुन सब चौंक गए। आरोही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, अरे क्यों, बस में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? ध्रुव ने उसकी तरफ ठंडी घूरती नजर डाली, वो नजर जिसमें अहंकार और बर्फीली दूरी साफ झलक रही थी। उसने कहा, तुम्हें लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो वो तुम्हारा मामला है, लेकिन मुझे बस से जाने में प्रॉब्लम है, और जब मुझे प्रॉब्लम है तो मैं नहीं जाऊंगा। आरोही के चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी। उसने परेशान होकर कहा, हाँ तो वही तो पूछ रही हूँ कि आखिर तुम्हें बस से चलने में प्रॉब्लम क्या है? ध्रुव ने हल्की सी व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हें सच में लगता है कि मैं बस में बैठूंगा? कभी नहीं, तुम लोग ही जाओ। उसकी बातों में साफ था कि वो खुद को बाकियों से अलग समझता था, जैसे बस में सफर करना उसकी शान के खिलाफ हो। कुणाल ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। वो ध्रुव के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अरे ध्रुव, एक बार चलकर तो देख, मजा आएगा। हम सब भी तो होंगे तेरे साथ, चल ना यार। तनीषा ने भी उसे मनाने की कोशिश की। हाँ ध्रुव, प्लीज, हम सब भी पहली बार ही बस से ट्रैवल करेंगे, चलो ना, सब साथ रहेंगे तो अच्छा लगेगा। निकिता ने भी उत्साह से कहा, और अगर तुम्हें बस में कोई प्रॉब्लम हुई तो विंडो सीट पर बैठ जाना, खुली हवा लगेगी और सफर भी आसान हो जाएगा। लेकिन ध्रुव का चेहरा और भी सख्त हो गया। उसने उसी सख्ती से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बस से नहीं जाऊंगा, दैट्स फाइनल। तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं किसी को रोकूंगा नहीं, लेकिन मुझे अपने साथ घसीटने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर वो तेज कदमों से बाहर जाने लगा। कुणाल कुछ कहने ही वाला था कि आरोही ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। उसकी आंखों में हल्की सी चुनौती और होंठों पर रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने जानकर तेज आवाज में कहा, जाने दो ना कुणाल, जब उसे नहीं जाना तो हम क्यों फोर्स करें? उसे नहीं जाना है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। अब हम भी उसे अपने साथ चलने के लिए नहीं कहेंगे। आरोही की ये बात सुनकर ध्रुव ने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा और गुस्से में क्लास से बाहर निकल गया। जैसे ही वो गया, बाकी सब ने आरोही को सवालिया नजरों से देखा, जो देख आरोही झुंझलाहट से बोली, अब तुम लोगों को क्या हो गया, ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? तनीषा ने हैरानी से कहा, ये क्या बोल दिया तूने ध्रुव से? अब तो वो हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आरोही ने रहस्यमयी मुस्कान देते हुए कहा, वो जरूर चलेगा, देख लेना तुम सब। निकिता ने उलझन में कहा, लेकिन तुमने तो उसे कन्विंस करने के बजाय और नाराज कर दिया, तो अब वो हमारे साथ क्यों जाएगा? आरोही ने हल्के से हंसते हुए कहा, यही तो बात है, तुम लोग ध्रुव को जानते नहीं हो। अगर हम उसे फोर्स करते तो वो कभी नहीं आता, लेकिन आप जब कोई भी उससे इस बारे में बात नहीं करेगा
तो वो खुद हमारे साथ बस में चढ़ेगा, देखना। तनीषा ने आंखें गोलकर उसे छेड़ते हुए कहा। ओहो, मैडम तो बड़े यकीन के साथ बोल रही हैं। लगता है ध्रुव को बहुत अच्छी तरह से जानने लगी हो तुम। आरोही हल्का सा झेंप गई, लेकिन मुस्कान नहीं छुपा पाई। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, इतने टाइम में मैं ध्रुव को अच्छे से जानने लगी हूँ। जितना वो खुद को नहीं जानता, उससे ज्यादा अच्छे से मैं उसे समझती हूँ। इस पर तीनों लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। ध्रुव का नाम आते ही आरोही के चेहरे पर जो हल्की सी चमक उभरी, वो सबकी नजर से नहीं बची। कुणाल ने गंभीर होकर पूछा, आरोही, तुम श्योर हो कि ध्रुव हमारे साथ चलेगा? आरोही ने आंखों में आत्मविश्वास भरते हुए कहा, 100% श्योर। बस सबको ध्यान रखना होगा कि कोई भी उसके सामने ट्रिप का जिक्र नहीं करेगा, और सबसे जरूरी बात, कोई भी उसे हमारे साथ चलने के लिए नहीं कहेगा। सभी ने हामी में सिर हिला दिया। अगले कुछ दिन बिल्कुल सामान्य तरीके से बीत गए। किसी ने भी ध्रुव के सामने टूर का जिक्र नहीं किया, और सब ऐसे बिहेव करते रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ध्रुव भी अपने अंदाज में नॉर्मल रहा। ना उसने ट्रिप के बारे में पूछा, ना ही किसी ने उसे बताया। लेकिन उसकी आंखों की गहराई में कहीं ना कहीं हल्की सी बेचैनी थी, जो सिर्फ आरोही ने नोटिस की। आखिरकार टूर का दिन आ ही गया। सुबह 5 बजे सभी स्टूडेंट्स को कॉलेज में इकट्ठा होना था। पूरा कैंपस उस सुबह बेहद हरा भरा लग रहा था। ठंडी हवा, हल्की अंधेरी और स्टूडेंट्स की उत्साहित आवाजें। आरोही, निकिता, कुणाल और तनीषा समय से पहले ही वहां पहुंच गए थे। उनके चेहरों पर उत्साह के साथ साथ हल्की सी चिंता भी थी। वे बार बार घड़ी देख रहे थे। इंतजार सिर्फ ध्रुव का था, लेकिन समय बीतता जा रहा था और ध्रुव का कोई अता पता नहीं था। धीरे धीरे उनकी उम्मीद कम होती जा रही थी। तनीषा ने निराशा से कहा, लगता है आरोही तू गलत थी, वो नहीं आएगा। आरोही ने चुपचाप उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में अब भी वही अजीब सा भरोसा था। आखिरकार सब निराश होकर बस में चढ़ गए, लेकिन उनके दिल के कोने में एक ही ख्वाहिश थी, काश ध्रुव आखिरी वक्त पर ही सही आ जाए। बस धीरे धीरे स्टूडेंट से भरने लगी थी। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन बस के अंदर एक अलग ही गर्मजोशी और हलचल थी। चारों तरफ स्टूडेंट्स के हंसी मजाक और गपशप की आवाजें गूंज रही थीं। आरोही 2 लोगों के बैठने वाली एक सीट पर जाकर बैठ गई। वो चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी और चेहरे पर अजीब सी उम्मीद। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने मन ही मन कहा, कहाँ हो तुम ध्रुव? मुझे पता है तुम जरूर आओगे। अगर मैं सच में तुम्हें तुमसे ज्यादा पहचानने लगी हूँ तो तुम जरूर आओगे। आ जाओ ना, तुम्हारे बिना वहां इनकम्प्लीट सा लगेगा। इतना सोचकर उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर धीरे से अपना सिर खिड़की पर टिका दिया। इधर तनीषा के बस में बैठते ही अपनी शरारतें शुरू कर दी। वो जानबूझकर कुणाल को परेशान कर रही थी। निकिता और तनीषा आरोही के दूसरी साइड पीछे वाली 3 लोगों की सीट पर बैठी थीं। निकिता खिड़की साइड पर, तनीषा बीच में और आखिरी जगह कुणाल के लिए खाली थी। लेकिन कुणाल अभी सीट पर नहीं था। वो ध्रुव को कॉल करने के लिए बस से उतर गया था। कुणाल ने ध्रुव का नंबर डायल किया। रिंग नहीं हुई। स्क्रीन पर एक ठंडा सा मैसेज चमका, स्विच्ड ऑफ। कुणाल ने गहरी सांस ली। चेहरे पर हल्की निराशा के साथ उसने मोबाइल जेब में रख लिया और खुद से ही बोला, ये ध्रुव भी ना पता नहीं कितना ड्रामा करता है। कुणाल वापस अब बस में चढ़ गया। बस में कदम रखते ही उसने सामने का नजारा देखा तो ठिठक सा गया। तनीषा जानबूझकर एक लड़के को अपने बगल वाली सीट पर बैठने के लिए कह रही थी। वो लड़का झिझकते हुए बोला, अरे यहाँ तो कुणाल बैठा हुआ था ना? तनीषा ने मासूमियत का नाटक करते हुए कहा, हाँ पहले बैठा था, लेकिन अब वो दूसरी सीट पर बैठने चला गया, तो तुम बैठ जाओ। उसकी इस हरकत ने कुणाल के अंदर आग लगा दी। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें साफ झलक रही थी। निकिता भी ये सब देखकर हैरान थी। वो झुककर तनीषा के कान में फुसफुसाई, तनु ये तू क्या कर रही है? यहाँ तो कुणाल बैठेगा ना, तू क्यों किसी और को बुला रही है? तनीषा ने हल्की मुस्कान के साथ कुणाल की तरफ देखा, जो इस वक्त उसे ऐसे घूर रहा था जैसे अभी उसी वक्त कुछ कह देगा। तनीषा ने निकिता से धीमे स्वर में कहा, निकी मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि जब ये लड़का उसकी सीट पर बैठ जाएगा तब कुणाल क्या रिएक्शन देता है। निकिता ने चौंक कर कहा, मतलब तू जानबूझकर उसे परेशान कर रही है? तनीषा शरारती हंसी के साथ बोली, हाँ कुणाल को छेड़ने में बहुत मजा आता है। निकिता ने गंभीरता से कहा,
ठीक है, कर उसे परेशान, लेकिन याद रखना, बाद में जब तुझे इसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा ना, तब मुझसे या किसी और से मत कहना। तनीषा ने आंखें घुमाई और हंसते हुए कहा, अरे ऐसे बोल रही है जैसे वो मेरा बॉयफ्रेंड हो और मुझसे गुस्सा होकर किसी और के पास चला जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझसे गुस्सा होगा, बात नहीं करेगा तो मैं मना लूंगी उसे, बस सिंपल। निकिता ने एक नजर कुणाल की तरफ डाली, जो इस वक्त सचमुच ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। निकिता ने धीमे स्वर में कहा, क्या पता इस बार तुझे इससे भी ज्यादा भुगतना पड़ जाए। तनीषा ने उसकी बात ठीक से नहीं सुनी, इसीलिए उसने सवाल किया, क्या कहा तूने? निकिता ने सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, कर तू मुझे जो करना है। तब तक वो लड़का तनीषा के बगल में बैठ गया। तनीषा ने उसकी तरफ हल्की मुस्कान दी तो उसने भी मुस्कुराकर रिप्लाई किया। ये सब देखकर कुणाल का खून खौल गया। वो वहीं खड़ा होकर तनीषा को घूर रहा था, जैसे अभी फट पड़ेगा। तभी उसकी नजर विंडो से बाहर गई और उसका चेहरा अचानक खिल गया। उसके होंठों पर एक चौड़ी मुस्कान आई। वो बिना कुछ कहे जल्दी से बस से उतर गया। तनीषा और निकिता दोनों हक्की बक्की रह गई। तनीषा ने हैरानी से कहा, ये कुणाल अचानक बस से नीचे क्यों उतर गया? निकिता ने खिड़की से बाहर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो अपने दोस्त को लेने गया है। तनीषा ने चौंक कर कहा, मतलब? निकिता ने इशारे से उसे खिड़की से बाहर देखने को कहा। तनीषा ने बाहर देखा और उसकी आंखें चमक उठी। उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। चैप्टर 39। इधर आरोही अब भी अपनी आंखें बंद किए बैठी थी, खिड़की पर सिर टिकाए। उसे इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि बस के बाहर क्या हो रहा है। तनीषा ने उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ सीधे बैठ गई। अब उसकी पूरी नजर बस के गेट पर थी। उधर बस के बाहर कुणाल खड़ा था। उसकी आंखों में सुकून और चेहरे पर उत्साह था, क्योंकि दूर से अपने ही अंदाज में ध्रुव आता दिख रहा था। ध्रुव ने काले सनग्लासेस लगाए हुए थे। उसकी चाल धीमी लेकिन बेहद कॉन्फिडेंट थी। कंधे पर टंगा बैग, हाथ में फोन और चेहरे पर वही एटीट्यूड। उसके चारों तरफ मानो एक अदृश्य ऑरा था, जिससे नजरें हटाना मुश्किल हो। वो ऐसा लग रहा था जैसे पूरी भीड़ उसके लिए रास्ता खुद ब खुद बना रही हो। ध्रुव कुणाल के सामने आकर रुका। उसने अपने ग्लासेस निकालकर उसे देखा, पर वो उससे कुछ भी कहता उससे पहले ही कुणाल ने उसे गले लगा लिया। ध्रुव ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसे पकड़ लिया। उसकी आंखों में वो गहराई थी जिसे कोई आसानी से पढ़ नहीं सकता। कुणाल ने उससे अलग होकर बोला, मुझे लगा तू नहीं आएगा। ध्रुव ने अपने ठंडे लेकिन गहरे स्वर में कहा, अब जब तुम सब जा रहे थे तो मेरा यहाँ अकेले मन कैसे लगता, ना चाहते हुए भी आना पड़ा। उसकी आवाज में एक अजीब सी सच्चाई छिपी थी। कुणाल ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अच्छा किया तू आ गया, वरना मेरा भी वहाँ मन नहीं लगता। तभी पीछे से प्रोफेसर की आवाज आई, आप दोनों भी जल्दी बस में आ जाइए, चलने का समय हो गया है। ध्रुव और कुणाल एक साथ बस में चढ़ गए। जैसे ही ध्रुव अंदर आया, उसकी नजरों ने सबसे पहले आरोही को ढूंढा और तभी उसे आरोही एक सीट पर अकेले बैठी हुई दिखाई दी। वो खिड़की के पास बैठी थी, आंखें बंद, सिर खिड़की पर टिकाए। उसके चेहरे पर हल्की सी थकान और मासूमियत का अजीब सा मिश्रण था। उसके बगल की सीट अब भी खाली थी। ध्रुव के चेहरे पर अनजाने में एक सुकून भरी मुस्कान आई। वो तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ा। तभी उसने देखा एक लड़का उसी खाली सीट की तरफ बढ़ रहा था, उसके बगल में बैठने के इरादे से। ध्रुव की आंखें पल भर में ठंडी हो गई। उसकी चाल अचानक तेज हो गई। वो उस लड़के के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें इतनी पैनी थीं कि लड़का ठिठक कर वहीं रुक गया। ध्रुव ने बेहद शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, ये सीट पहले से रिजर्व्ड है। लड़का बिना कुछ कहे पीछे हट गया। ध्रुव ने अपना बैग ऊपर रखा और बड़े आराम से आरोही के बगल वाली सीट पर बैठ गया। बस के अंदर हल्की हल्की हलचल थी। सभी अपने अपने ग्रुप में बैठ चुके थे। हंसी, मजाक, बातें और आने वाले ट्रिप का एक्साइटमेंट चारों तरफ महसूस हो रहा था। कुणाल ने बस में चढ़ते ही सबसे पहले तनीषा और उसके बगल में बैठे हुए उस अजनबी लड़के को देखा। तनीषा के चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी जो जानबूझकर कुणाल को चिढ़ाने के लिए लाई गई थी। कुणाल की आंखों में गुस्से की एक हल्की सी लहर दौड़ गई। उसने अपने होंठ भींचे मगर कुछ कहे बिना अपनी नजरें हटा ली और अपने लिए जगह ढूंढने लगा। जैसे ही उसने थोड़ी दूरी पर एक खाली सीट देखी और वहां बैठने के लिए कदम बढ़ाए, तभी अचानक एक लड़की आकर उस सीट पर बैठ गई। कुणाल ने गहरी सांस ली और अब लगभग परेशान सा चारों तरफ नजरें घुमाने लगा। तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज दी, हे कुणाल। कुणाल ने पलटकर देखा। आवाज स्वाति की थी जो उन्हीं की क्लास में पढ़ती थी। वो मुस्कुराते हुए कुणाल को अपनी बगल वाली सीट की तरफ इशारा करते हुए बोली,
यहाँ बैठ सकते हो तुम, वैसी भी सारी सीटें फुल हो चुकी हैं, अब और कोई जगह नहीं मिलेगी। कुणाल हल्की सी मुस्कान के साथ उसे मना करने ही वाला था कि तभी उसकी नजर तनीषा पर पड़ी, जो कि स्वाति की आवाज सुनकर पीछे देखने लगी थी। तनीषा उसे इस तरह देख रही थी जैसे उसकी आंखें चुपचाप कह रही हों, तुम वहां मत बैठना। कुणाल को तनीषा की कुछ देर पहले की हरकत याद आई कि किस तरह उसने किसी और लड़के को अपने बगल में बैठाया था। कुणाल ने तनीषा और उस लड़के को गुस्से से घूरा और फिर अचानक से मुस्कुराया। उसने पलटकर स्वाति की तरफ देखा और उसके पास जाकर बैठते हुए बोला, थैंक यू स्वाति। उसने ये जानकर मुस्कुराते हुए कहा था मानो तनीषा को जानबूझकर चिढ़ा रहा हो। तनीषा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी साफ झलक रही थी। वो बस उसी को घूरती रह गई। निकिता जो पास ही बैठी थी, तनीषा का रिएक्शन देखकर मन ही मन हंस पड़ी। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा था ना तनु, उसे परेशान मत कर। अब देख, खुद परेशान होने के लिए तैयार हो जा। अब तेरे चेहरे का हाल तो ऐसा है जैसे किसी ने तेरी फेवरेट लॉलीपॉप छीनकर किसी और को दे दी हो। तनीषा ने उसे घूरा, लेकिन कुछ बोली नहीं। निकिता मुस्कुराई और चुपचाप अपना फोन निकाला और बिना तनीषा को बताए उसके साथ एक सेल्फी क्लिक कर ली, ताकि बाद में उसे दिखाकर चिढ़ा सके। इधर ध्रुव आरोही को मुस्कुराते हुए देखने लगा। वो खिड़की के पास बैठी थी, आंखें बंद, सिर हल्के से सीट पर टिकाए हुए। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके बालों को हल्के हल्के उड़ाती जा रही थी। आरोही को कुछ भी रिएक्ट न करते देख ध्रुव धीरे से उसकी तरफ झुकते हुए उसके कानों में बोला, जब पता है कि वहां मेरे बिना तुम्हारा मन नहीं लगेगा तो क्यों जा रही थी? अचानक उस जानी पहचानी आवाज को अपने कानों के पास सुनते ही आरोही हड़बड़ाकर आंखें खोल बैठी। उसने पलट कर देखा। ध्रुव को वहां देख आरोही हैरान और खुश दोनों हो गई। फिर भी उसने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम तो नहीं आ रहे थे ना हमारे साथ, तो मेरा वहाँ मन लगे या ना लगे तुम्हें उससे क्या? तुम्हें बस अपनी जिद और अपनी अकड़ दिखाई देती है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें बस से चलने में? हम सभी तो पहली बार बस में ट्रैवल कर रहे हैं, पर हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम तो ध्रुव कपूर हो ना, जो ऐसी बसों में ट्रैवल नहीं करता। आरोही लगातार बोले जा रही थी, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि ये कोई सपना है। ध्रुव बस चुपचाप मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था, उसकी हर बात को जैसे एंजॉय कर रहा हो। जब आरोही का बोलना बंद ही नहीं हुआ तो ध्रुव ने उसके होठों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, रुको, सांस तो ले लो। पता नहीं कितना बोलती हो। आई नो मैं नहीं चल रहा था, लेकिन अब तो हूं ना। क्या मैं तुम्हें यहाँ नजर नहीं आ रहा? अगर नहीं चल रहा होता तो यहाँ क्यों होता? आरोही, जिसको लग रहा था कि वो सपना देख रही है, वो ध्रुव के इस तरह उसे चुप करवाने पर उसे देखने लगी। आरोही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अब पूरा यकीन हो गया कि ये सपना नहीं है। उसने ध्रुव की आंखों में देखा, वही तीखी नजरें, वही एटीट्यूड और वही ऑरा साफ उसके चेहरे पर झलक रहा था। ध्रुव ने उसके चुप होने पर कहा, अब क्यों चुप हो गई? अभी तो इतना बोल रही थी। आरोही ने आंखों से इशारा किया कि वो अपना हाथ हटाए। ध्रुव हल्की मुस्कान के साथ बोला, ओह सॉरी, कहकर उसने धीरे से अपना हाथ हटा लिया और उसे देखते हुए बोला, अब बोलो। आरोही ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया, तुम सच में यहाँ आए हो? ध्रुव उसके थोड़ा और करीब आया, इतना कि उसकी गर्म सांसें आरोही के कानों को छूने लगी। वो धीमी आवाज में बोला, अगर यकीन नहीं होता तो छूकर दिखाऊं? कहते हुए उसने अचानक उसकी नाक को अपनी उंगली से हल्के से टच किया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अब हुआ यकीन? आरोही का दिल जोर से धड़कने लगा। वो जल्दी से थोड़ा पीछे हटी और घूरते हुए बोली, हाँ तो तुमसे किसने कहा था आने को? तुम तो नहीं आने वाले थे ना, तो फिर अब क्यों आए हो? इतना कहकर उसने मुंह फेर लिया और खिड़की की तरफ देखने लगी। ध्रुव ने गहरी सांस ली और उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता था किसी का तो वहां मेरे बिना मन नहीं लगने वाला था। आरोही ने उसकी बात सुनी पर कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें गुस्से और बेबसी से भरी थीं, लेकिन होठ खामोश। वो खुश थी ध्रुव के आने से, लेकिन वो उससे नाराज भी थी, इसीलिए बस खिड़की से बाहर देखने लगी, हवा में उड़ते अपने बालों को महसूस करते हुए। कुछ ही पलों बाद उसने अपना सिर सीट से टिकाकर दोबारा से अपनी आंखें बंद कर ली। ध्रुव उसकी खामोशी को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसका चेहरा अब गंभीर हो गया और वो उसे देख सीरियस होकर बोला, यार आरोही, अब बस करो ना। पूरा 1 हफ्ता हो गया तुमने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की। मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा थी इसलिए बात नहीं कर रही थी, लेकिन अब क्यों इग्नोर कर रही हो? मैं यहां हूं, तुम्हारे साथ हूं, तुम लोगों के साथ चल भी रहा हूं, जबकि ये मेरी आदत नहीं है, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही हो। आरोही, लुक एट मी। आरोही फिर भी चुप रही। उसका चेहरा अब भी खिड़की की ओर था, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी शरारती मुस्कुराहट थी। ध्रुव का सब्र टूट गया। उसने अचानक उसका हाथ थामकर उसको अपनी तरफ खींचा। आरोही ध्रुव की ओर पलटी। उसकी आंखों में गुस्सा और आश्चर्य दोनों थे। ध्रुव ने उसकी आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में कहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं आरोही,
तुम मुझे इग्नोर कर सकती हो, गुस्सा कर सकती हो, लेकिन मुझे यूं अनसुना नहीं कर सकती। तुम जानती हो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी आवाज में वही रौब, वही एटीट्यूड था, लेकिन आंखों में वो नरमी और दर्द जिसे सिर्फ आरोही जान सकती थी। आरोही ने इस बार भी उसको बिना जवाब दिए अपना चेहरा घुमाने की कोशिश की, लेकिन तभी ध्रुव चेहरा पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं आरोही, मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती। आई नो तुम मुझसे नाराज हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ बस में नहीं आना चाहता था, लेकिन अब तो मैं चल रहा हूं ना, तो अब क्यों चुप हो, बताओ। आरोही ने उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाया और उससे थोड़ा दूर हट गई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। वो उसी गुस्से के साथ बोली, हाँ तो हमारे साथ चलकर मुझ पर कोई एहसान कर रहे हो? जब हम सबने चलने की बात की थी तब तो पता नहीं क्या क्या कहकर निकल गए थे। मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग ही चले जाओ। मैं तुम लोगों को जाने से नहीं रोक रहा हूँ, तो तुम लोग भी मुझे अपने साथ चलने के लिए मत कहो और पता नहीं क्या क्या। ध्रुव ने भी उसे घूरते हुए ठंडी और कटाक्ष भरी आवाज में जवाब दिया, अच्छा तो तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? तुम्हारी याददाश्त गजब की है आरोही। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम तब चुप थी? तुमने भी तो मुझे अपने साथ चलने के लिए नहीं कहा था। उल्टा कुणाल और बाकी सबको बोल दिया कि कोई भी मुझे मनाने की कोशिश ना करे, है ना? आरोही ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, अच्छा, अगर हम सब कहते तो क्या मानते तुम? तुम्हें लगता है तुम किसी की सुनते? बताओ, मानते तुम हमारी बात? बोलो। ध्रुव हल्की मुस्कान के साथ उसके थोड़ा करीब आते हुए बोला, हाँ, नहीं मान रहा था, शायद किसी के कहने पर भी नहीं मानता, लेकिन अगर तुम कहती तो क्या पता मैं मान जाता। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन असरदार। उस पर ध्रुव की आंखों में ऐसा सच था जो आरोही के दिल की धड़कनों को बढ़ा गया। ध्रुव ये कहकर उससे थोड़ा दूर हुआ, होठों पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए। उसकी मुस्कान में जीत और थोड़ी शरारत सब कुछ मिला जुला था। चैप्टर 40। आरोही का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी। वो अविश्वास से ध्रुव को देख रही थी, जैसे उसकी बातों का मतलब समझ ही नहीं पा रही हो। ध्रुव ने उसकी तरफ देखते हुए नर्म लेकिन सच्चे लहजे में कहा, मैं सच कह रहा हूँ आरोही। आरोही कुछ नहीं बोली। वो सिर्फ अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश करती रही। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने लंबी लंबी सांसें ली ताकि खुद को शांत कर सके। ध्रुव ने उसे अभी भी चुप देखकर हल्की मायूसी के साथ कहा, आरोही सुनो ना, अब तो गुस्सा छोड़ दो यार, कितना खामोश रहोगी? ठीक है, अगर तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहती तो मैं यहाँ क्या ही करूं? इससे अच्छा मैं चला ही जाता हूँ वापस। इतना कहकर ध्रुव खड़ा होने ही वाला था कि आरोही ने झट से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं अब तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। अगर तुम यहाँ से गए तो मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगी और फिर कसम खाती हूँ मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी, समझे? ध्रुव उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठा। उसने धीरे से अपनी जगह पर बैठते हुए थोड़ी शरारत के साथ कहा, तो इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? फिर अब मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? जानबूझ के मुझे परेशान कर रही थी, है ना? आरोही के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने उसी तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हें अभी अभी माफ किया है ध्रुव, तो बात भी अभी से शुरू करूंगी ना? ध्रुव ने उसे घूरा। उसके लहजे में हल्की सी नाराजगी झलक रही थी। मतलब अगर मैं यहाँ से जाने की बात नहीं करता तो तुम मुझे माफ नहीं करती? आरोही ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, अरे ऐसा नहीं है। ध्रुव ने आंखें सिकोड़ते हुए शक भरे अंदाज में कहा, अच्छा। फिर थोड़ी देर उसे देखते रहने के बाद वो अचानक नॉर्मल होकर मुस्कुराते हुए बोला, चलो, कम से कम तुम पहले की तरह नॉर्मल तो हुई। उसकी आवाज में सुकून था। आरोही ने उसे देखकर हल्का सा मुस्कान दी। उधर बस की दूसरी तरफ कुणाल स्वाति के साथ बैठा अपने फोन में बिजी था। स्वाति ने उसे चिप्स ऑफर किए। कुणाल ने पहले उसकी तरफ देखा, फिर पैकेट की तरफ। असल में उसे भी भूख लग रही थी, लेकिन उसका बैग जिसमें उसने खाने का सामान रखा था उसकी सीट के ऊपर रखा था जहां तनीषा और निकिता बैठी थी। तनीषा से उसका गुस्सा इस कदर था कि वो वहां से बैग लेने तक नहीं जाना चाहता था। फिर भी कुणाल ने मुस्कुराकर स्वाति को पहले मना किया, लेकिन उसके बार बार कहने पर आखिरकार उसने चिप्स ले ही लिए। धीरे धीरे दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें शुरू हो गई। तनीषा ये सब चुपचाप देख रही थी। उसकी आंखें कुणाल और स्वाति पर टिकी हुई थी। उन दोनों को इस तरह देख उसे चिढ़न सी हो रही थी। वो निकिता से चिढ़ते हुए बोली,
ये कुणाल का बच्चा वैसे तो किसी से बात तक नहीं करता और अब देखो उसके साथ बैठकर चिप्स खा रहा है। अगर इतनी भूख लगी थी तो आकर हमसे भी तो एक बार मांग सकता था, लेकिन नहीं, इसे तो बस उसके साथ ही खाना था। देखो कैसे खा रहा है और बातें भी ऐसे कर रहा है जैसे बरसों से जानते हो एक दूसरे को। डफर कहीं का। निकिता को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। वो मन ही बोली, कुणाल किसी से बात नहीं करता क्योंकि वो तुझे लाइक करता है, वो भी बहुत ज्यादा। निकिता ने अपनी हंसी को दबाया और हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, तनु, तुझे ही तो पड़ी थी उसे परेशान करने की। तूने कर लिया ना उसे परेशान और उसे यहाँ नहीं बैठने दिया। अब जब वो वहाँ बैठा है तो तुझे उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। वो किसी के साथ भी बैठे, तुझे क्या फर्क पड़ रहा है? वो कौन सा तेरा बॉयफ्रेंड है? तनीषा चिढ़कर कुणाल और स्वाति पर से अपनी नजरें हटाते हुए बोली, मुझे क्या, वो कहीं भी बैठे, किसी के साथ भी बैठे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी तू? निकिता मुस्कुराई और हल्के से बोली, ये तो पता चल ही जाएगा, ना तो तू कहीं जा रही है ना ही मैं। तनीषा उसे घूरते हुए बोली, क्या पता चल जाएगा तुझे? क्या पता लगाना चाहती है तू? निकिता ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कंधे उचकाते हुए कहा, कुछ नहीं। तनीषा ने फोन में ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन ना चाहते हुए भी बार बार कुणाल और स्वाति की तरफ ही जा रहा था। उधर कुणाल जब से पीछे जाकर बैठा था, उसने एक बार भी तनीषा की तरफ देखा तक नहीं था। उसे तनीषा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो अब तनीषा को पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। उसकी चुप्पी और इग्नोरेंस ने तनीषा को और भी ज्यादा चिढ़ा दिया। 3 से 4 घंटे लगातार सफर करते हुए हो चुके थे। बस के अंदर अब एक अजीब सी खामोशी थी। शुरुआत में सब बच्चे उत्साहित थे, हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन अब थकान और बोरियत उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। कुणाल भी बेहद बोर हो चुका था। वो अपनी सीट पर बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। असल में वो स्वाति के साथ बैठा था और उसे वो ज्यादा जानता भी नहीं था, इसीलिए बात करने के लिए भी कुछ खास नहीं था। ना ही उसके पास उसके एयरपॉड्स थे जिनको लगाकर वो अपने गानों या गेम्स में टाइम पास कर सकता था। उसने एक पल खिड़की के बाहर देखा, फिर आंखें बंद की, लेकिन बेचैनी और बढ़ गई। उसका बैग, जिसमें उसके एयरपॉड्स और खाने का सामान था, बस के ऊपरी रैक में रखा हुआ था, ठीक उसी सीट के पास जहां तनीषा और निकिता बैठी थी। कुणाल का वहां जाकर बैग लेने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तनीषा पर उसका गुस्सा इस कदर था कि वो अब उससे नजर मिलाने तक नहीं चाहता था। आखिरकार उसने हार मानकर अपना सिर सीट से टिकाया और अपने बगल में बैठी स्वाति की तरफ देखने लगा। स्वाति इस समय कानों में ईयरफोन लगाए अपने मोबाइल पर मूवी देखने में बिजी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जो बता रही थी कि मूवी कॉमेडी वाली है। स्वाति काफी देर से नोटिस कर रही थी कि कुणाल बहुत ही बोर हो रहा है। वो चुपचाप बैठा हुआ था, जैसे किसी कोने में फंसा हुआ हो। पहले उसने सोचा कि कुछ ना कहे, लेकिन जब उसकी बेचैनी बढ़ती गई और जब कुणाल ही देखने लगा तो आखिरकार उसने ईयरफोन का एक साइड कान से निकालकर कुणाल की तरफ बढ़ा दिया। स्वाति हल्की सी दोस्ताना मुस्कान के साथ वो बोली, अगर तुम बोर हो रहे हो, चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, तुम्हें देखने में मजा आएगा। कुणाल उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ कह पाता उससे पहले ही स्वाति ने फिर बात शुरू की। उसका लहजा बेहद नॉर्मल और कूल था। अगर तुम मेरे साथ मूवी देखने में कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम दोस्त बन सकते हैं। वैसे भी सफर काफी लंबा है, ऐसे अकेले चुप बैठे रहना बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो अगर तुम चाहो हम दोस्त बन सकते हैं, फिर तुम्हें मेरे साथ मूवी देखने में भी कंफर्टेबल फील होगा। और हाँ, ये मूवी कॉमेडी है तो बिल्कुल अनकंफर्टेबल भी नहीं लगेगा। कुणाल ने उसकी बात सुनी और हल्की मुस्कान के साथ बोला, वैसे बातें तो काफी अच्छी कर लेती हो तुम। स्वाति भी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छे लोगों की संगत में रहकर अच्छी बातें करना आ ही जाती है। कुणाल ने भौएं उठाकर उसे हल्का सा चैलेंज करते हुए कहा, अच्छा, तो ऐसी कौन सी संगत मिली तुम्हें जिससे तुम इतनी अच्छी बातें करना सीख गई? स्वाति ने बिना हिचकिचाए मुस्कुराकर जवाब दिया, अच्छे दोस्तों की, और अच्छे दोस्त किस्मत से ही मिलते हैं। कुणाल ने ध्रुव की तरफ देखा जो आरोही के साथ बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक पल के लिए हल्की सी गंभीरता आई और फिर उसने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये तो सही कहा तुमने। फिर अपने मन में बोला, और कभी कभी किस्मत उन दोस्तों को हमसे छीन भी लेती है। स्वाति मुस्कुराकर बोली, आई नो, मैं सही हूँ। स्वाति ने अपने हाथ में पकड़ा ईयरफोन कुणाल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, अब तुम भी देखो। कुणाल हल्के से हंसा और उसके हाथ से ईयरफोन लेकर अपने कानों में लगाया। दोनों अब एक ही स्क्रीन पर मूवी देखने लगे। उनके बीच की खामोशी धीरे धीरे सहजता में बदलने लगी थी। तनीषा ये सब दूर से देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसका मन हो रहा था कि अभी के अभी जाकर कुणाल को खींचकर स्वाति से दूर कहीं बिठा दे, या तो उसे अपने साथ ही अपनी सीट पर बैठा ले, पर किसी तरह स्वाति के पास से हटा दे। लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकती थी,
क्योंकि उसने ही खुद ही अपनी शरारत में किसी और लड़के को अपने बगल में बैठाया था ताकि कुणाल को परेशान कर सके। अब वो अपनी ही चाल में फंस गई थी। उसके चेहरे पर गुस्से और झुंझलाहट का अजीब सा मिश्रण था। वो खुद से ही बड़बड़ाने लगी, ये कुणाल का बच्चा, एक बार मनाली पहुंचने दो, फिर बताती हूँ इसे। देखो जरा कैसे एक ही ईयरफोन लगाए बैठा है। अगर इतना ही शौक था ईयरफोन लगाने का तो आकर मुझसे मांग लेता, लेकिन नहीं, उसे तो उसी के साथ बैठकर उसी के ईयरफोन लगाने थे। टफर कहीं का। उसने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, पहुंचने दो मनाली, अगर इसका सर नहीं फोड़ दिया ना तो मेरा नाम भी तनीषा सिंह नहीं। निकिता जो अपना फोन चला रही थी उसने सब सुन लिया था, इसीलिए उसने तनीषा को चिढ़ाने के लिए जानबूझकर मजाकिया अंदाज में कहा, क्या कहा तूने? तुझसे मांग लेता? तनु, तू शायद भूल रही है कि तूने ही कहा था ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मुझसे नाराजी तो होगा ना। तब जब वो तुझसे गुस्सा हो गया है तो क्यों आएगा तुझसे ईयरफोन लेने? वैसे भी वो जिसके भी साथ ईयरफोन लगाए या जिसके साथ शेयर करे ये उसकी मर्जी है, तू क्यों इतना चिढ़ रही है? और हाँ, सच कहूं तो लग तो बहुत अच्छे रहे हैं दोनों साथ में, है ना? तनीषा ने उसे घूरते हुए झुंझलाकर कहा, तो चुप कर निक्की, बड़ी आई अच्छे लग रहे हैं दोनों कहने वाली, मुझे तो एकदम जोकर लग रहे हैं दोनों। निकिता हंसी रोक नहीं पाई और जोर से हंस पड़ी। तनीषा ने उसे गुस्से से घूरा तो वो किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल कर फिर से मोबाइल में बिजी हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी शरारत भरी मुस्कान थी। तनीषा ने गुस्से में कुणाल की तरफ घूरा और झुंझलाकर अपना सिर सीट से टिकाकर आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन दिल में बेचैनी और गुस्सा मचल रहा था। उधर ध्रुव और आरोही के बीच का माहौल बिल्कुल अलग था। आरोही सफर की थकान से कब ध्रुव के कंधे पर सिर रखकर सो गई उसे खुद भी पता नहीं चला। ध्रुव की आंखों में उस पल एक अजीब सी नरमी थी। आरोही का सर ध्रुव के कंधे से नीचे खिसकने लगा तो ध्रुव ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसके सर को एडजस्ट किया और बेहद प्यार से उसका सर सहलाया, और एक नजर उसे देखने के बाद चुपचाप विंडो के बाहर की तरफ देखने लगा। ध्रुव का चेहरा इस वक्त बेहद शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी सोच चल रही थी। उसके लुक्स और पर्सनालिटी में वैसे ही एक रॉयल ऑरा था, और आरोही के पास होने से उसमें और भी गहराई आ गई थी। ध्रुव के लिए ये पल किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं था। काफी लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार बस एक बड़े से ढाबे पर रुकी। बस के रुकते ही टीचर्स खड़े हो गए और सब बच्चों से बोले कि वो कुछ खा लें। सफर लंबा था और भूख अब सबके चेहरों पर साफ झलक रही थी। ध्रुव ने धीरे से आरोही को जगाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। आरोही, उठो, कुछ खा लो, भूख नहीं लगी तुम्हें? आरोही ने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उसका सिर ध्रुव के कंधे पर था और वो उसके बहुत करीब था, तो वो अचानक हड़बड़ा गई और जल्दी से उसे थोड़ा दूर हट गई। तो ये था एक और ब्यूटीफुल जर्नी चैप्टर 36 से 40 तक, जहां ध्रुव का बर्थडे सरप्राइज ने सबके दिल को छू लिया और मनाली ट्रिप के अनाउंसमेंट ने एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया। पर ध्रुव के मना करने ने ला दी कुछ छुपी हुई फीलिंग्स सामने, और तनीषा कुणाल के क्यूट नोक झोंक मोमेंट्स ने दिल में हंसी भी जगाई और प्यार भी। अगर आपको भी इस चैप्टर का कोई मोमेंट यादगार लगा हो तो कमेंट्स में एक हार्ट जरूर छोड़ना। मिलते हैं वेरी सून अगले कंबाइंड चैप्टर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना एंड कीप फीलिंग द लव। बाय बाय।